हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द पेंगुइन सीरीज के सारे खत्म हुए एपिसोड्स को, जिसके मैं कह सकता हूं कि हर हफ्ते एक एक एपिसोड का मैंने वेट कर इस शो को देखा है, जो कि जियो सिनेमा पर हिंदी डब में भी अवेलेबल है, जिसकी हिंदी डबिंग में ठीक ठाक ही कहूंगा। और बाकी शो को फैमिली के साथ देखने की सलाह एक छोटे से सीन की वजह से मैं तो नहीं दे रहा। बाकी यहाँ थोड़े बहुत वायलेंस भी है, जिनसे हटकर सीधे शो की कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत ठीक द बैटमैन फिल्म के खत्म होने के बाद ही की गई है। यानी कार्मेन फैल्कोन के मरने के बाद उसकी गद्दी का अगला वारिस कौन बनेगा, और इन सब में पेंगुइन यानी कि ऑजवल्ड किस रास्ते निकल चुका है, उसी पर ये शो फोकस करता है। जिन सब पर अब डायरेक्टर, राइटर और सारी की सारी जो टीम की ऑब्वियसली मेहनत है वो रंग भी लाई है या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स को बिल्कुल स्पॉइलर फ्री इंट्रो के बाद डिस्कस करेंगे। जिसके पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जब भी किसी शो को हफ्ते दर हफ्ते रिलीज करने की मेकर्स की तरफ से जिम्मेदारी उठाई जाती है, तो फिर ऐसे में आप ये बात दिमाग में डालकर चलो कि मेकर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसी चीज को लेकर कि उनका ये शो हर हफ्ते ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आएगा कि वो लोग इसके खत्म हो जाने के बाद भी इसे दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते डेफिनेटली देखेंगे। तो मैं कहूंगा मेकर्स की वो कोशिश बहुत नहीं बल्कि इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम जैसे लोग ने इसके हर एक एपिसोड्स को देख करके जो मजा अंदर से फील किया है, उसे फाइनली इस शो ने कहीं ना कहीं हर एक एपिसोड में जितना ज्यादा जस्टिफाई किया था, अंत में भी बिल्कुल वैसे ही कर खुद का पैकअप मिनी सीरीज के तौर पर तो करती ही है। यानी ये शो पेंगुइन के कैरेक्टर के आर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर नहीं उसे खत्म नहीं करती, बल्कि एक बिगिनिंग की तरफ ले जाती है, जिस पर अब सीजन 2 बनेगा भी या नहीं वो तो मेकर की चॉइस है। लेकिन देखा जाए तो मेरे लिए बैटमैन के यूनिवर्स में एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा इपिक होगा और उसकी प्रेजेंटेशन में कहानी खास करके वर्ल्ड बिल्डिंग के माध्यम से किस तरीके की होगी, वो ये शो कर देता है। जिस तरीके के यूनिवर्स को मुझे लगता है कि मैट रिव्स ने बहुत ही परफेक्टली हम ऑडियंस के सामने रख दिया है। ऊपर से कॉलिन फैरेल है ही इतने टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा हर एक फिल्मों में बनाया है। लेकिन जब बात पेंगुइन यानी कि ऑजवल्ड के कैरेक्टर की निकल कर आए, तो बैटमैन फिल्म में उनका कैरेक्टर अलग से जो शाइन हुआ था, उसी के चलते मेकर्स की तरफ से डिसाइड किया गया था कि कॉलिन फैरेल के कैरेक्टर को एक ओजी सीरीज देनी चाहिए, जो कि डीसी के कैरेक्टर के आइकॉनिक पेंगुइन के कैरेक्टर को उसके ट्रैक तक तो ले जाती है, लेकिन कॉमिक बुक से थोड़ा हटकर। जिस पर अगर मैं बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स की राय लूं, तो उन्होंने सोप्रानोस से लेकर के गॉडफादर तक की सारी मिसाल लोगों के सामने रखकर इस शो को कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं समझा था, जिनसे पूरी तरीके से अपने फेस को घुमाकर मैं यही कहूंगा कि सोप्रानोस ज्यादातर तो लोगों ने नहीं देखा, और जिन लोगों ने देखा है उनके लिए ये शो मैं कह सकता हूँ कि उस लेवल का वर्क नहीं करेगा। लेकिन फिर आप सोचो कि क्राइम जॉनर के इस दुनिया में अगर किसी ने शो को बहुत ही अच्छी तरीके से अडेप्ट करके किसी कैरेक्टर नहीं बल्कि इसके आसपास की दुनिया में जो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन तक को बिल्ड करते हुए अपने टाइटल के साथ इतना ज्यादा जस्टिस किया कि वो उस रास्ते से इधर से उधर नहीं भटक रहा था। यानी ले देकर के फोकस पेंगुइन पर कैसे ला करके रखना है, ये बात शो के मेकर्स बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। यानी यहाँ पर राइटर ने अपना काम इतना ज्यादा अच्छा कर दिया है कि उसकी तारीफ करते मैं थकूंगा नहीं। जिनसे थोड़ा सा हटकर अगर मैं बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की भी बात करूं इस वर्ल्ड के, तो भाई साहब हर एक कैरेक्टर और उनका इस शो में होने का मकसद क्या है वो तक ये शो स्टार्ट से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर दिखाती है। और हर एक एपिसोड में जिस तरीके के क्लिफ हैंगर देकर के ये शो खत्म होता है, तो हर हफ्ते दर हफ्ते उसे देखने की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ती भी जा रही थी। और जिन लोगों ने उस टाइम पर इस शो को हफ्ते दर हफ्ते नहीं देखा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी इस शो को एक साथ बैठ करके पूरा देखने की भी है, जिसमें मेरी नजर में तो ये शो डेफिनेटली अपनी रीवॉचेबिलिटी काफी तगड़ी रखता है। इतनी कि मैं इसे बैटमैन फिल्म से एक लेवल ऊपर ही रखूंगा, जो बात कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन यार इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से बनाया गया है, जो चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई है। और उसके बाद के होने वाले जितने भी इवेंट्स थे भाई, उन्हें भी इस सीरीज में बहुत अच्छे से जगह देते हुए दूसरे कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का मौका दिया गया। इसलिए मैं इस शो को एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स का शो मानूंगा, जो अपनी कहानी की कंटिन्यूएशन से बिल्कुल भी नहीं भटक रहा। और ये चीजें अक्सर करके अगर एक ही यूनिवर्स बिल्ड करने की होती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आती है। बस शर्त यह है कि राइटर और डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, जो कि मैट रिव्स इस मामले में है, जिन्होंने बैटमैन ही नहीं बल्कि उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझते हुए दूसरे जो कैरेक्टर्स है उनकी प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी। तभी जाकर ये कैरेक्टर इतना ज्यादा आइकॉनिक बना है। ऊपर से प्रोड्यूसर्स की तो कंफर्मेशन बैटमैन के इस यूनिवर्स में बाकी दूसरे कैरेक्टर को भी सेम पेंगुइन की ही तरह ट्रीटमेंट देने की है, जिस पर जेम्स गन ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस पर एक अलग वीडियो बनाकर जल्दी दे दूंगा। इसलिए मुद्दे पर सीधे रहे। पेंगुइन की ही बात करते हुए तो उस पर यही कहूंगा कि हर एक एपिसोड वो कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक है। और बाकी जो कैरेक्टर्स की बात हो ही रही थी, तो फिर इसमें पेंगुइन जैसे कैरेक्टर को टक्कर देने के लिए जो कैरेक्टर सोफिया का खड़ा किया गया है भाई, बस वो पहले एपिसोड में ही आकर के छाने वाला जो हिसाब है वो डेफिनेटली अपने साथ लेकर आती है। इसके अलावा विक्टर, ईवी, जॉनी और यहाँ तक कि ऑजवल्ड की माँ का कैरेक्टर भी, और हाँ उसकी बैक स्टोरी भाई साहब तगड़ी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बहुत ही अमेजिंग सा शो अपने 8 एपिसोड्स के साथ जिस तरीके का पैकअप देता है, उसे डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। जिसमें बाकी दूसरी चीजों की भी बात करें तो ये शो बजट के मामले में कहीं भी कम नहीं है। तो वहीं इसकी फोटो, कलर करेक्शन,
सिनेमाटोग्राफी, सीजी और यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम्स भी इतने ज्यादा अच्छे हैं कि असल मायने में ये यूनिवर्स गौथम का ही है। ये शो बहुत ही ज्यादा डिटेल और काफी अच्छे से दिखाता है, क्योंकि शहर में करप्शन भरा पड़ा है, जिन सब पर भी इस शो ने अगेन अपना फोकस बिल्कुल भी नहीं खोया। बाकी अब इसमें मैं तो देखना चाहता हूँ कि कॉलिन फेरल की अभी की जो स्टेटमेंट निकल कर आई है कि उन्होंने बैटमैन की 3 फिल्में साइन की है, इसी के साथ साथ बैटमैन 2 में भी उनके 5 से 6 सीन है, जो बात सुनकर दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि जिस लेवल पर अब ये कैरेक्टर आकर के खड़ा हुआ है उसमें तो डेफिनेटली लोग इस आइकॉनिक से कैरेक्टर को उस फिल्म में तो देखना ही चाहेंगे। और ये भी कि अब ये अपनी दुनिया में और क्या कुछ करेगा, क्योंकि जितना क्रेजी ये कैरेक्टर है उसकी छोटी छोटी सी डिटेल पकड़कर ये शो कभी हमें उस कैरेक्टर से हिट करवाती है तो कभी कभी थोड़ी सी सिंपैथी भी क्रिएट होती है, लेकिन आफ्टर ऑल कैरेक्टर तो शेडी है ही, लेकिन कितना वो पता आपको इस शो देखकर चलेगा। जिसके अलावा अब हर एक एक्टर को जिस किसी भी कैरेक्टर के रोल में प्रेजेंट किया गया है उसमें भी अगर बात करूँ तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली 4 कैरेक्टर निकल कर आते हैं, जिनमें से एक तो कॉलिन फेरल है ही, इसके अलावा सोफिया, भाई यार क्रिस्टीन मेलोडी का नाम ही नहीं भूल सकता मैं इस शो से, जो कि आप भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा ऑस की माँ फ्रांसिस भी अपने कैरेक्टर की पकड़ नहीं छोड़ती। बाकी विक्टर, वो कहते हैं ना कि ऑस के साथ ही चल रहा अंडरडॉग का कैरेक्टर है, जो अब भी गौतम के इस शहर में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिसे यहाँ पर असल मायने में कैसे सर्वाइव करना है वो गारंटी तो ऑस के कैरेक्टर ने ले रखी है, जिसकी अब सीधे रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो एक्शन के लिए ये शो मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगा, क्योंकि ज्यादातर तो इस शो में ब्लास्ट और गन फाइट ही है, जो कि इस हिसाब से इस शो की रेटिंग बिल्कुल ठीक ही लगती है। जिसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मैं इस सीरीज से शो को 5 में से 1 स्टार दूंगा। और फिर बात करें ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा सोप्रानोस और गॉडफादर को लेकर के डायरेक्टर की इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि उन्होंने इस कैरेक्टर के कॉमिक बुक तक के आर्क को पकड़ते हुए भले से ही उसे जितना भी ज्यादा मॉडिफाई क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को तो अब मेरी नजर में इस सीरीज के तौर पर भाई सुप्रीम बना चुका है, जिसे मैं ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। जिसका रीजन और राइटिंग के बारे में भी मैंने इस वीडियो में अच्छे से बात की है। और फिर इससे हटकर शो के सस्पेंस की बात करें तो शो में किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न डाले गए हैं उस पर भी ये शो बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करते हुए मेरी नजर में सस्पेंस की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार लेगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी भी थी जिन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और फिर इससे हटकर शो के हॉरर थ्रिल की बात करें तो शो में हॉरर तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी ब्रूटलिटी दिखाई गई है, लेकिन इससे हटकर थ्रिल के माहौल की बात की जाए तो इन दोनों की ही बैलेंस को रखते हुए मैं शो को इन दोनों कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दे सकता हूँ। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो आई नो के बैटमैन फिल्म को लेकर मास ऑडियंस का टेक उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, जिन्हें वो फिल्म एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं बोर तो करती ही है, लेकिन ये शो मुझे लगता है कि उन्हें एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी देगा, जिसे डेफिनेटली वो लोग B+ की कैटेगरी में रखेंगे। तो वही क्रिटिक्स की बात की जाए तो सुप्रीम लेवल वालों की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन बाकी दूसरे क्रिटिक्स डेफिनेटली इस शो को मैं कह सकता हूँ कि एक ही कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बनाते हुए मैं भी शो को जितना ज्यादा एंजॉय कर चुका हूँ उस हिसाब से तो एक ही कैटेगरी में रखूंगा ही, जिस पर मैंने मेरा टेक दे दिया है। बाकी बनती है अब आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.